आरजेडी की 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि नीतीश कुमार और कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तैयार बैठे हैं। सवाल ये कि आखिर तेजस्वी क्यों नहीं चाहते कि मंत्रिमंडल विस्तार हो? क्या उनके दिमाग में कुछ और योजना है? नीतीश कुमार ने कहा कि इस पर निर्णय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेना है। मुझे इस मामले में ज्यादा कुछ करना नहीं है, वह लोग निर्णय करके बता देंगे, इसके बाद हम घोषणा कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई में समाधान यात्रा के दौरान उनसे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किए गए सवाल पर नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए। ये निर्णय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेना है, उनसे पूछिए कि वह क्या कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा उसमें आरजेडी कांग्रेस को निर्णय लेना है कि किस किस को मंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई तरह का अलायंस बना है, उसमें उन लोगों को निर्णय लेना है कि कैसे क्या कुछ करना है। वह लोग आकर मुझसे मिले थे तो मैंने बता दिया था कि आप लोग जल्द से जल्द निर्णय ले लें, सब कुछ बात हो गई है, निर्णय कांग्रेस और राजद को लेना है, वह लोग आपस में मिलकर तय कर लें, हम घोषणा कर देंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूछा कि तेजस्वी यादव की कैबिनेट है या नीतीश कुमार की। ये सवाल उन्होंने शनिवार को सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया है कि समाधान यात्रा के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले 2-3 महीने से चर्चा चल रही है। कांग्रेस ने पिछले दिनों अपने मंत्रिमंडल में 2 जगहों की मांग की थी। अखिलेश प्रसाद सिंह जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल में 2 सीटें और चाहिए। इसके अलावा राजद के 2 मंत्री हटाए जा चुके हैं, वह भी जगह भरनी है। जदयू के कोटे से अभी सारी सीटें भरी हुई हैं। मंत्रिमंडल में जदयू की तरफ से एक भी नाम नहीं जाएगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर तेजस्वी ने कहा था कि इस मामले को लेकर कोई विचार नहीं किया गया, फिलहाल कोई भी कैबिनेट का विस्तार नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा में बेसिर पैर की बात करना राहुल गांधी को काफी महंगा पड़ने वाला है। पीएम मोदी पर बिना तथ्यों के आरोप लगाने की वजह से लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया है। उन्हें ये नोटिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई असंसदीय टिप्पणी को लेकर भेजा गया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया था और सचिवालय में शिकायत दर्ज कराई थी। नोटिस का जवाब देने के लिए राहुल को 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। 7 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी। इसको लेकर उन पर गलत, अवमानना, असंसदीय टिप्पणी करने और भ्रामक तथ्य रखने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। यही नहीं, निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया। दोनों नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा। एक पत्र में प्रहलाद जोशी की मांग थी कि नियम 380 के तहत राहुल गांधी की असंसदीय टिप्पणी और तथ्यों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। अब इस मामले पर कार्रवाई करते हुए लोकसभा सचिवालय के विशेषाधिकार और आचरण शाखा के उप सचिव ने राहुल गांधी को मेल करते हुए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए राहुल गांधी को 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अडानी के लिए मोदी सरकार ने नियमों में बदलाव किए। साल 2014 में दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609वें नंबर पर थे, लेकिन फिर इसके बाद पता नहीं ऐसा कौन सा जादू हुआ कि अडानी दूसरे नंबर पर आ गए। राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया। भाजपा का ये कहना था कि राहुल गांधी ने बिना किसी सबूत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए हैं, इसलिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जो विपक्ष ने पहले तय कर रखा था, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही वही हुआ। वजह रजनी पाटिल का निलंबन और मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के अंश का कटना था। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। इस पर सभापति ने कहा कि जैसे ही मैं उन्हें बोलने की इजाजत देता हूं, वैसे ही वो वही बात बोलने लगते हैं जो मैंने सदन की कार्यवाही से निकाल दी है। वहीं रजनी पाटिल के निलंबन को विपक्ष वापस लिए जाने की मांग कर रहा था। सदन में शोर शराबा होता देख सभापति धनखड़ ने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, संजय सिंह, इमरान प्रताप गढ़ी, वीडी नेतम, शंकर सिंह गोहिल का नाम लिया।
विपक्ष के नेता कांग्रेस राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल का निलंबन वापस लिए जाने के लिए अपील कर रहे थे। इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने जो वीडियो देखा है उसे देखकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। मैंने बहुत कम कार्रवाई की है। जो कुछ देखा है मुझे मजबूर मत कीजिए। वो सब कहने के लिए कि कैसे किया गया, किसने किया। राज्यसभा में कई मुद्दों पर विपक्षी दल शोर शराबा करना शुरू कर चुके थे और इसके बाद सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्ष के हंगामे की आलोचना की। उन्होंने सभापति से आग्रह किया कि वो विपक्ष के नेता से बात कर सदन चलाने की उनकी इच्छा जान लें। दरअसल विपक्ष अदानी के मुद्दे को लेकर सरकार से चर्चा चाहती थी। सभापति ने कहा कि संविधान निर्माताओं की आत्मा और संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात करना हमारा आचरण नहीं हो सकता। आज के दिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सदन में कुछ भी करें लेकिन सार्थक चर्चा नहीं करेंगे। मैं सदस्यों से अपील करता हूं कि सदन की कार्यवाही को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज के दिन भारत की जनता चाहती है कि सदन की कार्यवाही सही तरीके से चले। पूरा देश हमसे उम्मीद रखता है। देश हमसे उम्मीद रखता है कि राज्यसभा में डिबेट हो, डिस्कशन हो। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश से नाराजगी दिखाई। उन्होंने कहा कि मिस्टर जयराम रमेश, ये सदन में नहीं हो सकता। आप हर बार बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। आप सरकार में बड़े पद पर रह चुके हैं। मैं आपसे हर बार सीट पर उठने की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। आप ध्यान खींचना चाहते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं क्या करूं। जब मैंने विपक्ष के नेता को बोलने का मौका दिया तो वे वही बातें बोलने लगे जिसको मैंने सदन की कार्यवाही से निकाल दिया था। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि वह सदन चलने में मेरी मदद करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को नोटिस भेजने के मामले पर कहा कि जो भी राहुल गांधी ने सदन में कहा वो सब जगह है और इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं। वह लोकसभा सचिवालय के नोटिस का उचित जवाब देंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि बीजेपी नहीं चाहती कि संसद सर्वसम्मति, सहयोग और सहमति से चल सके, बल्कि वह इसे टकराव, अराजकता और संघर्ष से चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की कई टिप्पणियों को अलोकतांत्रिक और असंसदीय तरीके से हटाने तथा राज्यसभा से रजनी पाटिल के निलंबन में भाजपा और सत्तारूढ़ व्यवस्था का निरंकुश एवं तानाशाही चेहरा संसद के प्रत्येक सदन में पूरी तरह से दिखा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार विपक्ष को भयभीत, आतंकित, प्रताड़ित और संसद में सत्तावादी प्रभुता स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला से लेकर कांग्रेस तक की कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर को लेकर किए जा रहे हर काम में पंगा फंस जाए। यही वजह है कि जब जम्मू कश्मीर में परिसीमन कराया गया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। कोशिश परिसीमन को रद्द करने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को सही ठहरा दिया और इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन का मामला उसके पास लंबित है। इस सुनवाई में उसने इस पहलू पर विचार नहीं किया है। श्रीनगर के रहने वाले हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अय्यूब मट्टू की याचिका में कहा गया था कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग ने इन दलीलों को गलत बताया था। 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर नोटिस जारी किया था। तब भी कोर्ट ने साफ किया था कि सुनवाई सिर्फ परिसीमन पर होगी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। पिछले साल 1 दिसंबर को जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओझा की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने दलील दी थी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में आयोग का गठन संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से सही नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने ये दलील भी दी थी कि परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमा बदल गई है, उसमें नए इलाकों को शामिल किया गया है। सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 कर दी गई हैं, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भी 24 सीटें शामिल हैं। ये जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 63 के मुताबिक नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत संसद को देश में नए राज्य या प्रशासनिक इकाई के गठन और उसकी व्यवस्था से जुड़े कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत पहले भी परिसीमन आयोग का गठन किया जाता रहा है। इसके अलावा याचिकाकर्ता का ये कहना भी गलत है कि परिसीमन सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही लागू किया गया। इसे
असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लिए भी शुरू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी के हाथों बुरी तरह से चुनाव हारने की खीज स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर निकाल रहे हैं और अखिलेश यादव उनका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को इस समर्थन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि मौर्य की वजह से समाजवादी पार्टी में ही फूट पड़ गई है। पार्टी के 4 विधायक न सिर्फ मौर्य के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, बल्कि बीजेपी के साथ जाने की तैयारी भी करने लगे हैं। वहीं बीते कुछ दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने बीजेपी से भी करीबियां बढ़ानी शुरू कर दी है। पार्टी के 3 विधायकों ने अखिलेश यादव के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बिना कुछ समझे टिप्पणी कर रहे हैं, ये तो अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। हम नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक रहूं या न रहूं, चुप नहीं रहूंगा। प्रभु राम पर टिप्पणी करने वाला सनातनी नहीं है, मानस पर टिप्पणी करने वाली समाजवादी नहीं है। हालांकि इससे पहले बीते कुछ दिनों में कई और सपा विधायकों ने पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाला काम किया। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ये कार्यक्रम सुल्तानपुर में ही था। तब उनके साथ मंच पर इसौली विधानसभा सीट से सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान पहुंचे थे। इस दौरान दोनों को मंच पर एक साथ देखा गया था, जबकि इससे कुछ दिन पहले ही अमेठी में केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में सपा विधायक महाराजी देवी को देखा गया था। केंद्रीय मंत्री के साथ सपा विधायक की तस्वीर सपा ने ही अपने ट्विटर पेज पर शेयर की थी, जिसमें सपा विधायक केंद्रीय मंत्री के साथ दिखाई दे रही थीं। विधायक उनके वहां खिचड़ी भोज में पहुंची थीं। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पानी पी पी कर बीजेपी को कोसने वाली ममता बनर्जी ने विरोध के लिए गायों को भी नहीं बख्शा। विधानसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। काऊ हक डे को लेकर हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि वो हमें वैलेंटाइन डे पर गायों को गले लगाने के लिए कह रहे हैं। क्या होगा जब गाय हमें सींग मार देगी? मुझे इसे करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी को हमें ये साहसिक कार्य करने से पहले 10 लाख रुपए का बीमा देना चाहिए, साथ ही भैंस को गले लगाने के लिए 20 लाख रुपए का बीमा। असल में केंद्र के मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन डेयरी विभाग के अंतर्गत आने वाले पशु कल्याण बोर्ड ने वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को काऊ हक डे के रूप में मनाने की अपील की थी और इस अपील के बाद सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ा था। बाद में पशु कल्याण बोर्ड ने इस अपील को वापस ले लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बीजेपी इतना नीचे गिर गई है कि उसने एक नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का अपमान किया। बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हालिया टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा के बजट सत्र में कहा कि उनके राज्य में देश के अन्य हिस्सों की तुलना में बेहतर कानून व्यवस्था है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीएसएफ ने सीमावर्ती इलाकों में आतंक फैलाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में आतंक फैला रखा है। सीमावर्ती इलाकों में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। केंद्र इन हत्याओं की जांच के लिए जांच दल को भेजने की जहमत नहीं उठाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराने के अपने आह्वान को दोहराया और कहा कि देश को अराजकता को समाप्त करने के लिए लोगों की सरकार लाने का प्रयास करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जमानत पर रिहा हुए घोटालेबाजों को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसा सबक सिखाया कि अब कोई भी घोटालेबाज हाईकोर्ट में तफरी करना भूल जाएगा। असल में घोटालेबाज हाईकोर्ट में बैठकर मजे से ट्रायल देख रहे थे। ये बात जस्टिस तीर्थंकर घोष को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने तत्काल जमानत को रद्द कर हिरासत में लेने का आदेश दिया। हालांकि दोनों को स्पेशल कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन हाईकोर्ट के जस्टिस ने दोनों को देखा तो कोर्ट रूम से ही अरेस्ट करा दिया। हाईकोर्ट का ईडी से ये कहना था कि दोनों को दोपहर तक स्पेशल कोर्ट के सामने पेश कर रिमांड पर लिया जाए। शैलेश कुमार पांडे और प्रसेनजीत दास 108 करोड़ रुपए के घोटाले में आरोपी हैं। दोनों को ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा कर दिया था। स्पेशल कोर्ट ने 21 जनवरी को आदेश पारित किया था, जिसके तहत दोनों आरोपियों के प्रोडक्शन वारंट कैंसिल करके उनको रिहा कर दिया गया था। ईडी के आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी। खास बात यह कि हाईकोर्ट जब ईडी की रिट पर सुनवाई कर रहा था, तभी जज की नजर आरोपियों पर पड़ी। दोनों कोर्ट रूम में बैठकर ट्रायल देख रहे थे। जस्टिस
तीर्थंकर घोष ने ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों को कोर्ट रूम में बैठे देखा तो उनका पारा चढ़ गया। जस्टिस तीर्थंकर ने ईडी को आदेश दिया कि उन दोनों को तत्काल कोर्ट रूम से ही अरेस्ट करें और दोपहर 3 बजे से पहले स्पेशल कोर्ट के सामने पेश करें। हाईकोर्ट के इस आदेश से कोर्ट रूम में सनसनी फैल गई और इस तरह से किसी आरोपी का उदाहरण विरले ही देखने को मिलता है। ईडी की तरफ से पेश एडवोकेट फिरोज एडुलजी ने हाईकोर्ट से कहा कि स्पेशल कोर्ट का आदेश गलत था। एजेंसी अभी तक क्राइम के पीछे के तारों को जोड़ने में जुटी हुई है। ऐसे में आरोपियों को बेल पर रिहा किए जाने से मामले की विवेचना पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, ईडी अभी तक ये देख रही है कि 108 करोड़ के घोटाले में किन किन लोगों को फायदा मिला था। आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच अहम पड़ाव पर है। ईडी के वकील का कहना था कि स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट खारिज कर दोनों को बेल पर रिहा कर दिया। उनका कहना था कि हमने स्पेशल कोर्ट से आरोपियों की 15 दिन के रिमांड पर भेजने को कहा था। आरोपियों का कहना था कि दोनों को रिहा करने का आदेश बिल्कुल ठीक था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले विजय मंडल चौधरी बनाम भारत सरकार का हवाला भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार को कई बार लोगों के विरोध का अब तक सामना करना पड़ चुका है, लेकिन औरंगाबाद में उनके साथ बड़ी घटना हो गई। किसी व्यक्ति ने नीतीश कुमार पर टूटी हुई कुर्सी से हमला कर दिया। कुर्सी की एक टांग मुख्यमंत्री के चेहरे के पास से गुजरती हुई सुरक्षा कर्मचारी के हाथ में आ गई। नीतीश कुमार इस हमले में बाल बाल बच गए। समाधान यात्रा के दौरान औरंगाबाद में ये घटना हुई। कुर्सी फेंके जाने की जानकारी मंच से भी दी गई, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं सका। प्लास्टिक की कुर्सी का ये टुकड़ा एक पल बाद भी आता तो आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही लगता। चारों तरफ सुरक्षा कर्मचारियों से घिरे मुख्यमंत्री पर यह टुकड़ा भारी भीड़ और समर्थकों की नारेबाजी के बीच फेंका गया। ड्रोन मॉनिटरिंग की स्थिति में ही फेंकने वाले की पहचान हो सकती है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर ड्रोन कैमरा नहीं था। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना बारूण प्रखंड के कंचनपुर की है। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करने आए थे। बताया जा रहा है कि सीएम से मिलने से सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा रोके जाने पर ग्रामीण नाराज हो गए और कुर्सियां तोड़ दी। इस दौरान एक युवक ने टूटी हुई कुर्सी को सीएम की तरफ फेंक दिया, जो उनके ठीक सामने आकर गिरी। इसे सुरक्षा कर्मचारियों ने कब्जे में लिया और साथ ही कुर्सी फेंकने वाले शख्स की पहचान में जुट गए। समाधान यात्रा के दौरान लोगों की नाराजगी की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 5 फरवरी को कटिहार में मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिए जाने के चलते नाराज लोगों ने सड़क पर आगजनी और हंगामा किया। लोगों ने ये आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार हम लोगों से नहीं मिले। इससे कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को सारण जिले में एक युवक ने काले झंडे दिखाए थे और तब सीएम कार्यक्रम खत्म करके पटना लौट रहे थे। शहर के जोगनिया कोठी के पास युवक नीतीश के काफिले को गाड़ी के सामने खड़ा होकर काले झंडे दिखाने लगा। वहां मौजूद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और पुलिस कर्मचारियों ने युवक को हिरासत में ले लिया। आ बैल मुझे मार वाली कहावत राहुल गांधी पर पूरी तरह से फिट बैठती है। बिना तथ्यों और प्रामाणिक दस्तावेजों के पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा में बोलकर राहुल गांधी ने अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। इस बार बीजेपी राहुल गांधी को माफ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने जानबूझकर पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। बीजेपी के प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में असंसदीय टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस पर कार्रवाई की जाएगी। जोशी ने कहा कि भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को पीएम मोदी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए नोटिस जारी किया। वे जो कहते हैं उनके समर्थन के लिए उन्हें सबूत पेश करना है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम सभी हैं, मैं इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। इस बार इस नोटिस पर कार्रवाई की जाए। निशिकांत दुबे ने 8 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद के बयान भ्रामक, अपमानजनक, अभद्र, असंसदीय, अशोभनीय और सदन प्रधानमंत्री की गरिमा के लिए अपमानजनक था। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि राहुल गांधी ने सदन में ये बयान देने के बावजूद कि वे दस्तावेजी सबूत मुहैया कराएंगे, उन्होंने अपने बयान के समर्थन में कोई प्रमाणित दस्तावेज जमा नहीं किया। दुबे ने कहा कि किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में कांग्रेस सांसद का बयान सदन को गुमराह करने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर भी सवाल उठता है। दुबे के पत्र में लिखा है, इस आचरण से न सिर्फ सदन की अवमानना होती है, बल्कि सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन भी होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के लिए तत्काल कार्रवाई करें। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने कारोबारी गौतम अडानी के कारोबार, भाग्य और निजी संपत्ति में भारी वृद्धि को 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से जोड़ा।
उन्होंने अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। राहुल ने आगे आरोप लगाया कि अरबपति उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ क्षेत्रों में नियम बदले गए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के गौतम अडानी के साथ कथित संबंध कई साल पहले शुरू हुए थे, जब वह गुजरात में मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि रियल मैजिक की शुरुआत 2014 के बाद से हुई। अब अडानी वैश्विक अमीरों की सूची में 609वें से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि यह रिश्ता कई साल पहले शुरू हुआ था, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक व्यक्ति पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। वह पीएम के प्रति वफादार था और मोदी को रिसर्जेंट गुजरात के विचार का निर्माण करने में मदद की। असली जादू शुरू हुआ जब पीएम मोदी 2014 में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। भाजपा ने निचले सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह राहुल गांधी के आरोपों का विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।